मैं वीरा को अपने साथ लेकर सबसे आगे था। स्वराज के आदमियों से तसादुम खत्म हो चुका था। बखोड़े दुश्मनों से दोबारा सामना होने का खतरा न होने के बराबर था। फिर भी मैंने वीरा को सुल्तान शाह के साथ पिछली नशिस्त पर बिठा दिया ताकि कोई जरूरत पेश आने पर वो दोनों आसानी के साथ नशिस्तों के दरमियान छुप सकें। मैं खुद अव्वल खान के साथ आगे बैठ गया। चंद में अव्वल खान के लैंड रोवर वहां से गुर्राती हुई आगे बढ़ती चली गई। हमारे आगे दूर दूर तक सड़क साफ पड़ी हुई थी। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने पुलिस के आने से पहले निकलने का फैसला कर लिया, वरना मुश्किल पैदा हो सकती थी। कुछ दूर निकल आने के बाद वीरा ने अपनी जुबान खोली। मेरा ख्याल था कि अव्वल खान खुद ये केस पुलिस के हवाले करते तो इसके लिए सोबराज तक पहुंचना आसान हो जाता। सुल्तान शाह ने राय जनी की। पुलिस का काम जरूर आसान हो जाता, लेकिन अव्वल खान के लिए जवाबदेही मुश्किल हो जाती। वीरा बोली, ऐसे जराइम जो आम कानून की दस्तरस में ना आ रहे हों, इनसे निमटना अव्वल खान के फराइज मनसबी में शामिल है। सुल्तान शाह ने मंतक पेश की। तुम ठीक कह रहे हो, अव्वल खान ने उसकी तायद करते हुए कहा, मगर सोबराज का मामला जरा मुख्तलिफ है। मुझे उससे दूर रहने का हुक्म मिला हुआ है। वो हुक्म अपनी जगह पर होगा। सोबराज ने अभी 2-3 घंटे पहले होम सेक्रेटरी से फोन पर शिकायत की है कि STF उसे हरासा कर रही है। ओहो, वीरा के इस इंकिशाफ पर अव्वल खान चौंक पड़ा। यह बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? सोबराज ने खुद बताई थी। उसके आदमियों ने स्टेशन 4 तक सुल्तान शाह का पीछा किया था। मैंने तुम लोगों को अपने ताक़ुब के बारे में बता दिया था। सुल्तान शाह ने झट अपनी सफाई पेश कर डाली। मुझे यह अंदाजा नहीं था कि इतनी सी बात होम सेक्रेटरी तक पहुंच जाएगी। मुझे तुम ही ने राजमहल के पोर्च में यह हदायत की थी कि मैं वहां से सीधा घर जाने की बजाय स्टेशन 4 की तरफ निकल जाऊं। आखिरी फिक्र वीरा के लिए थे, इसलिए इस पर जवाब देना फर्ज हो गया था। वह हल्की सी तुर्शी के साथ बोली, हाँ, सारा कसूर मेरा है कि मैंने खुद तुम्हें मशवरा दिया था। अपनी गलती नहीं मानोगे कि ट्रैफिक के भीड़ भाड़ वाले मीलों लंबे रास्ते पर भी उन्हें झूल नहीं दे सके। अपने पीछे लगाकर स्टेशन 4 ले गए। मैंने हर जतन आजमा लिया, लेकिन वो बहुत ठठाई से जोंक बनकर मेरे पीछे लगे रहे। इब्तिदा में उन्होंने छुपकर ताक़ुब किया होगा, लेकिन जब मैंने उन्हें डाज देने की कोशिशें शुरू की तो वो खुलकर मेरे पीछे लग गए। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मैंने उन्हें देख लिया था। बस एक कसर रह गई थी कि मैं रुककर इनकी गाड़ी के 2-3 टायर फाड़ देता। तुम दोनों बिला वजह आपस में उलझ रहे हो, अव्वल खान ने दखल अंदाजी करते हुए कहा। यह सब यूं ही होना था और हो गया। अब इस पर सर खपाना बेसूद है। वीरा का मशवरा बहुत मौजूद था। तुम राजमहल से सीधे घर आए होते तो अब तक वहां कोई बड़ा हमला हो चुका होता। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अब इस किस्से में भी हम में से किसी का नाम नहीं आएगा? वीरा ने उससे पूछा। सोबराज की शिकायत होम सेक्रेटरी तक पहुंच चुकी है, तो इस वक्त हमारा खामोशी से निकल आना ही सबसे बेहतर था। जिसका जो जी चाहे कहता रहे। हमारे खिलाफ कहीं कोई शहादत नहीं है। ये काम सी वारदात है। शुबे में किसी का भी नाम लिया जा सकता है। अव्वल खान ने जवाब दिया। तुम इन 2 बघोड़ों को भूल रहे हो जो पजीरों में मेरे साथ सफर कर रहे थे। वीरा ने उसे याद दिलाया। अगर उन्होंने मैदान छोड़कर भागने से पहले सुल्तान शाह को देख लिया था तो इसे जरूर पहचान गए होंगे। वो सोबराज के निजी गार्ड थे जो राजमहल के फाटक पर ड्यूटी देते हैं। इस मुकाबले में वो खुद एक फरीक थे। इनकी बकवास की कोई अहमियत नहीं है, अव्वल खान ने बेपरवाही से कहा। वो हमसे काफी दूर थे। अपनी गाड़ी रोकने के बाद इन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिल सका। उन्होंने दूर से सुल्तान शाह को देख भी लिया हो तो अपनी बदहवासी के सबब उसे पहचान नहीं सके होंगे। मेरी हवाई फायरिंग से इनके औसान खता हो गए थे। मैंने अपनी राय भी पेश कर दी। जो कुछ हुआ हमारी तवक्कात के बिल्कुल बरक्स हुआ। अव्वल खान स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रख कर बोला, मैं सोच रहा था कि तवील और खूनरेज मुकाबले के बगैर इन्हें ज़ेर करना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे अंधाधुंध तसादुम में वीरा को नुकसान पहुंचेगा और यह कभी अंदेशा भी था। तुमने वाकई कमाल कर दिया। मैंने मुड़कर वीरा से कहा। अव्वल खान से तोहफे में मिली हुई अंगूठियों का इससे बेहतर इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। तुम खुद अपनी परेशानी से 2-4 थी। तुम्हारे दिमाग में वो तदबीर कैसे आ गई? ऐसे नादर ख्यालात तो आम हालात में भी मुश्किल ही से सूझते हैं। अगर तुम्हें सोबराज से करीब होने का मौका मिला था तो तुम उससे भी किसी अंगूठी का शिकार बना सकती थी। मेरी बात खत्म होती सुल्तान शाह बोल पड़ा। मैं सोबराज को शिकार जरूर बना सकती थी, मगर फिर मेरा क्या हशर होता? राजमहल की वसी व अरीज इमारत में न जाने कितने लोग रह रहे हैं। मेरे लिए इन सब से निमट कर बाहर निकलना मुमकिनात में से नहीं था। बस इस खौफ से मैं सोबराज के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकी। तुमने अपने चहेते के सवाल का जवाब दे दिया। मेरा सवाल अभी तिचना है। मैंने वीरा को टोका। राजमहल में रिवाल्वर छिन जाने के बाद मुझे ये दोनों अंगूठियां बिल्कुल बेमसरफ नजर आने लगी थी। वीरा ने हल्की सी हंसी के साथ बात शुरू की। इनके इस्तेमाल के बाद मेरा बच निकलना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था।
हर नशीबो फराज पर गौर करने के बाद मैंने इन अंगूठियों को बिल्कुल फरामोश कर दिया था। सोबराज के 4 आदमियों के साथ सफर करते हुए भी मेरे जहन में इन दोनों अंगूठियों का कोई मसरफ नहीं था। मैं इन लोगों के साथ राजमहल से बाहर तो आ गई थी, मगर इससे आगे जहन में सन्नाटा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इन्हें कहां ले जाऊं। इसमें सोचने की क्या बात थी? तुमने बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाया होगा। सुल्तान शाह ने दखल अंदाजी की। मैंने जहांगीर के घर पर डैनी की मौजूदगी का शुबा जाहिर किया था। वीरा ने बात शुरू की, मगर सुल्तान शाह फिर दरमियान में बोल पड़ा। तुम लोग उसे बहुत बेरहमी से इस्तेमाल करते हो, अब फिर वो मुफ्त में परेशानियां भुगतेगा। ज्यादा बकबक मत करो। उसे गोल्डन फार्मेसी में आतिशदगी का वाकया तक याद था, बस वो जहांगीर के घर से वाकिफ नहीं था। ब्लैक कैट्स ने उसे हमारे या जहांगीर के घर की हवा नहीं लगने दी और तुम उसके आदमियों को वहां लिए जा रही थी। इन दोनों की वो बहस बेमकसद नहीं थी, इससे नई बातें सामने आ रही थी। मेरे साथ अव्वल खान भी खामोश बैठा वो मुकालमे सुनता रहा। मैंने कहीं नहीं ले जा रही थी, मैंने राजमहल से निकलने के लिए उसके नाम को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया था। वीरा ने चिढ़कर कहा, पहले एक बात पूरी हो जाने दो, बाद में तफसील सुनोगे तो तुम खुद मेरे फैसलों की अफादियत के कायल हो जाओगे। हाँ, तो तुम्हारी कौन सी बात दरमियान में अधूरी रह गई थी? सुल्तान शाह ने उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में पूछा। अंगूठियों का किस्सा चल रहा था। वीरा इस तस्करे से खुशी महसूस कर रही थी। उसने अपनी बात जारी रखी। इसी दौरान में तुम लोगों ने पजीरों से आगे निकलने की कोशिश की। इस वक्त मैं मायूसी और नाउमीदी के आलम में हर गुजरने वाली सवारी को देख रही थी। जहन बिल्कुल खाली था कि अचानक मैंने आगे निकलने वाली गाड़ी पहचान ली। इसमें डैनी और अव्वल खान को देखते ही मेरे जहन में आंधियां सी चलना शुरू हो गई। तुम लोग अपना काम कर रहे थे, मुझे अपना काम करना चाहिए था। और इस वक्त तुम फर्ज शनासी के दौरे के जेरे असर थी। सुल्तान शाह फिक्रे लगाए बगैर नहीं रह सका। यही समझ लो, दोनों तरफ की नफरी ज्यादा थी। वो लोग हथियारों से लैस थे, तुम तीनों भी खाली हाथ नहीं हो सकते थे। दोनों फरीक टकराते तो जानी नुकसान जरूर होता। शदीद ज़हनी दबाव में मुझे अपनी दोनों अंगूठियां याद आ गई। वीरा ने अपनी कहानी का सिलसिला जारी रखा। अगर मैं हिम्मत करके इनमें से 2 को नाकारा कर देती तो बकिया 2 बदहवास हो जाते। इनका पलड़ा भी बहुत हल्का हो जाता। मैंने मजीद कुछ सोचे समझे बगैर दोनों अंगूठियां दोनों हाथों में तकसीम की और अपने दाएं बाएं बैठे हुए बदमाशों को एक साथ इनका निशाना बना दिया। वो कोई आवाज निकाले बगैर अपनी जगहों पर बैठे के बैठे रह गए। मैंने बस चंद लम्हों के लिए इंतजार किया, फिर घबराई हुई आवाज में इनके साथियों से पूछा कि इन दोनों को क्या हुआ है। इनके ओसान खता हो गए। पहली नजर में ऐसा मालूम हुआ था जैसे वो बैठे बैठे यकायक मर गए हों। इसी वक्त वजीरो रोक थी गई। इसके बाद जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने है। तुमने शानदार काम दिखाया। अव्वल खान ने उसकी तारीफ की। इस जिक को सोबराज सारी उम्र नहीं भुला सकेगा। मुफ्त में अपने 2 आदमी गंवाने के अलावा वो तुमसे भी हाथ धो बैठा। तुम जितनी आसानी के साथ उसके जाल में फंसी थी उतनी ही आसानी से आजाद भी हो गई। राजमहल में बैठे बिठाए तुम्हें बाहर निकलने की क्या सूझी थी? सुल्तान शाह जल्द अज जल्द सब कुछ जान लेने का ख्वाहा था। सबसे पहली बात यह थी कि वो खबासत पर मायल था। मेरे साथ बैठा शराब पी रहा था और नशे में आकर मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं थी। तुम मर्दों को रुझाने और उल्लू बनाने के कामों में माहिर हो। सुल्तान शाह ने बेतकल्लुफी से कहा। बाज लोगों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा होता, लेकिन हम उनसे खामखा नफरत करते हैं। मैं एक लम्हे के लिए भी सोबराज के लिए अपने दिल में कोई नरम गोशा पैदा नहीं कर सकी। मुझे उसकी हर बात से घिन आ रही थी। मैं उसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर भी तुमने उसके साथ कई घंटे गुजारे हैं। उसने ज़ोमानी लहजे में कहा, यह तुम्हारी संगीन गलत फहमी है, इसे अपने दिल से निकाल दो। मुझे तुम्हारे पास भेजने के बाद वो गायब हो गया था। उसकी दोबारा वापसी 8 बजे हुई थी। तुमने उसे कुछ ना कुछ ढील जरूर दी होगी, वरना वो इतनी आसानी के साथ तुम्हें राजमहल से ना निकलने देता। वो कुछ देर के लिए मेरे करीब बैठकर शराब पीता रहा तो क्या हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी अकल कुछ माऊफ हो गई। तुम पाकिस्तानी मर्द तो किसी अजनबी लड़की को छू लेने में भी अजीब सी लज्जत महसूस करते हो। वो गद्दार सही, लेकिन उसकी कौमियत पाकिस्तानी है। वीरा को सुल्तान शाह पर चोट करने का मौका मिल गया। इसकी बातों में आकर बहकने की जरूरत नहीं। अव्वल खान ने वीरा को नसीहत की। तुम राजमहल से निकलने के बारे में कुछ बता रही थी। राजमहल की 4 दीवारी में रहकर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने थोड़ी सी देर में राय कायम कर ली थी कि वहां रहते हुए मुझे बाहर से कोई मदद नहीं मिल सकेगी और मैं रफ्ता रफ्ता ज़हनी इज़्मिहलाल का शिकार हो जाऊंगी। डैनी का नाम सोबराज की कमजोरी है। शराब के सरूर में जब वो मुझसे रोमांच जताने के मूड में आया तो मैंने डैनी की बात छेड़ दी। धीरे धीरे वो मेरी बातों में आ गया। वो मुझे रुखसत करने से पहले सारी इखलाकी हदूद पार करने पर तुला हुआ था, मगर मैं बहला फुसला कर उसे यह समझाने में कामयाब हो गई कि डैनी पर हाथ डालने के बाद हम दोनों इस कामयाबी का जश्न ज्यादा बेहतर अंदाज में मना सकेंगे। उसने कोई गलत फैसला नहीं किया। वीरा की बात मुकम्मल होने पर मैंने कहा, तुम्हें काबू में रखने के लिए उसके 4 आदमी काफी थे।
उसके ज़हन में दूर दूर तक ये इम्कान नहीं रहा होगा कि उसके आदमी किसी तरह मार खा सकेंगे। मुझे उसकी परवाह नहीं, खुशी इस बात की है कि मैं इसकी हवस का निशाना बनने से पहले वहां से आज़ाद होने में कामयाब हो गई। मैंने आज की पूरी शाम शदीद कर्ब और आज़ाब के आलम में गुजारी है। अब इन तज़किरों को छोड़ दो और मुझे निजात के इन लम्हों से लुत्फ़अंदोज़ होने दो। तीनों ने खामोशी इख्तियार कर ली। वीरा का मुतालबा बिला जवाज़ नहीं था। गनीमत यह था कि उसकी बात सुल्तान शाह की समझ में भी आ गई थी। लैंड रोवर शहर की सड़कों पर तेजी से गुलशन इकबाल की तरफ रवां थी। हम दुश्मन को एक फैसला कुन शिकस्त दे चुके थे। हमारे पीछे कोई नहीं था जिसके खौफ से हमें अपने घर के बजाय किसी और ठिकाने का रुख करना पड़ता। हम घर पहुंचे तो गजाला यह देखकर खुश हो गई कि वीरा मुख्तसर सी गैर हाजिरी के बाद हमारे साथ लौट आई थी। वीरा के पुरजोश इस्तकबाल के बाद उसने बताया कि हमारे पहुंचने से जरा सी देर पहले इस्लामाबाद से जलाल का फोन आया था। उसे शिद्दत से मेरी या अव्वल खान की तलाश थी। उसका फोन कैसे आ गया? अव्वल खान पुरतशवीश आवाज में बुड़बुड़ाया। इस वक्त हम सोबराज के मामले में उलझे हुए हैं। जलाल एक मोहताज सरकारी अफसर है और डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं जाता। वो सोबराज से दूर रहने का फैसला कर चुका है, फिर उसके फोन का क्या मतलब है? बिला वजह मगजनी मत करो, उसको फोन करो, सब पता चल जाएगा। वीरा ने बेपरवाही से कहा। हो सकता है कि वो कोई और ही खोड़ी लाया हो। इससे बात करने से पहले तुम्हारी पूरी कहानी सुननी जरूरी है, मैंने संजीदगी से कहा। हो सकता है कि जलाल भी इस बारे में कुछ जानना चाहे। रास्ते भर मेरा दिमाग चाटते हुए आए हो, अब मैं क्या सुनाऊंगी? वो तन कर बोली। तुमने जस्ता जस्ता वाकयात बताए हैं, अभी तो ये भी पता नहीं चल सका कि उसे फंसाने के चक्कर में तुम खुद कैसे फंस गई। अबरार किचन में मसरूफ हो चुका है। खाने लगने से पहले सारे वाकयात दोहराती चली जाओ। खाने के बाद मैं जलाल को फोन करूंगा। इसके पर्सनल सेक्रेटरी ने बहुत आसानी से इंटरव्यू का वक्त देकर मेरे अकल पर पर्दा डाल दिया। वीरा ने सिगरेट सुलगा कर कहना शुरू किया। मुझसे सबसे बड़ी गलती यह हुई कि मेरे पास मेरी क्लार्क की हैसियत में कोई भी शनाख्ती कागज वगैरह मौजूद नहीं था। बात इब्तदाई मरहले पर ही बिगड़ चुकी थी, मगर मुझे बाद में इसका अंदाजा हुआ। वीरा ने राजमहल में पेश आने वाले वाकयात बिला कमोकास्त हमको सुना डाले। कुछ देर तक इन वाकयात पर खुलकर तबादला ख्याल होता रहा। हर मसले पर हर एक की अपनी राय थी, मगर एक नुक्ते पर सब मुत्तफिक थे कि वीरा ने सोबराज के सामने जहानत का मुजाहिरा किया था और वो महज अपनी ज़हनी बर्तरी की वजह से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुई थी। खाने के दौरान भी बातों का सिलसिला चलता रहा। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद मैंने जलाल का फ़ोन मिला लिया। मैं सोबराज के हवाले से उसे छेड़ना चाह रहा था, लेकिन रस्मी बातों के बाद मैंने वो इरादा तर्क कर दिया। जलाल फर्ज शनास होने के साथ ही साज तबीयत का मालिक था। काम के हवाले से मेरा मजाक उससे गरां गुजर सकता था। दरअसल मुझे अव्वल खान की तलाश थी, वो अपने दफ्तर में नहीं है। इधर उधर की बातों के बाद जलाल खुद ही बोला, वो शाम से मेरे साथ है, तुम मोबाइल पर उससे बात कर सकते थे। मैंने कहा, दरअसल मेरा मोबाइल खो गया है, तुम लोगों के नंबर उसी में महफूज थे। तुम्हारे घर का नंबर जुबानी याद ना होता तो राब्ता मुश्किल हो जाता। क्या वो सोबराज के सिलसिले में तुम्हारे साथ मिलकर कोई काम कर रहा है? उसने फोन की वजाहत करते ही मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। नहीं, वो इस मामले से अलग थलग है। मैंने बिला तवक्कुफ जवाब दिया। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? खबर बहुत तेजी से गर्दिश में आई है कि कुछ देर पहले सोबराज ने होम सेक्रेटरी से STF की शिकायत की है। वो लोग इसे परेशान कर रहे हैं। ये सोबराज की बदमाशी है। आज उसने वीरा को पकड़ लिया था। हम पर अपना दबाव बढ़ाने के लिए उसने यह हरकत की है। अव्वल खान हमारे साथ शरीक नहीं है, लेकिन सारे वाकयात से बाखबर है। वो खुद ही तुमको तफसील बता देगा। अव्वल खान ने स्पीकर फोन पर जलाल की मिजाज पुरसी की तो वो बोला, मैं तुम्हारा ममनून हूं कि तुमने वादे के मुताबिक गोपाल को पुलिस की तहवील में दे दिया। अब यह खबर तेजी से फैलेगी, रात को हम उसे अपने लाकअप में ले आएंगे। ममनूनियत की जरूरत नहीं, यह मेरा काम था। तुम अभी क्या कह रहे थे? अव्वल खान बोला, किसी पाकिस्तानी शहरी की तरफ से STF का नाम लेकर पहली बार शिकायत की गई है। इस्लामाबाद में भौचाल आया हुआ है। इस शिकायत से सोबराज को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा है। सियासी हलकों में सरगोशियां हो रही हैं कि तुम्हारी फोर्स इसके पीछे क्यों लगी थी। मेरी फोर्स बिल्कुल अलग थलग है। यह सुल्तान शाह और वीरा का किस्सा है जो हमारे सर मुड़ने की कोशिश कर रहा है। जलाल के लिए वो सनसनीखेज खबरें थीं तो वीरा के बारे में सबसे ज्यादा बेचैन था। अव्वल खान ने उसे वीरा की कैद और फिर रिहाई के साथ साथ सुल्तान शाह के स्टेशन 4 जाने का किस्सा भी सुना डाला। ओह, तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। डैनी ने वीरा के पकड़े जाने की खबर सुनाकर मुझे परेशान कर दिया था। हम सब के हाथों के तोते उड़ गए थे। वो तो गनीमत हुआ कि वीरा की ही चाल कामयाब हो गई। गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। सोबराज की शामत आई है तो वो STF की शिकायत कर बैठा। उसकी साख और सियासी हैसियत एक सवालिया निशान बन गई है। अब उसके सितारे गर्दिश में आ जाएंगे। खबर तुम तक पहुंच गई है तो इस पर मुझसे कुछ न कुछ बाज़पुरस जरूर होगी। अव्वल खान की आवाज़ पुरतशवीश थी। मेरी इतलात यही है कि जरूर होगी, मगर तुम्हारे हाथ साफ हैं। जब जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी ही नहीं मिलेगी तो कुछ भी नहीं हो सकेगा।
मेरा एक मशवरा है कि तुमसे कुछ कहा जाए तो तुम फौरी तौर पर तजवीज़ पेश कर देना कि तुम्हारा नुमाइंदा सोबराज से मिलकर मामले की वजाहत कर देगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? अव्वल खान ने मायूसी से पूछा। जलाल की वो तजवीज़ सुनकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मेरे लिए कर्नल दावर के रूप में एक किरदार तजवीज़ करके उसने एक बिल्कुल नई राह सुझाई थी। इस रूप में निक हार्वे से मेरी बहुत पहले बातें होती रही थी। वो डैनी की सरगर्मियों के सिलसिले में मुझे STF का बागी समझता था। एन मुमकिन था कि मैं कर्नल दावर बनकर सोबराज से मुलाकात मुकर्रर करता तो अपने साथ निक को भी इस मुलाकात में शरीक कर लेता। बात स्पीकर फोन पर हो रही थी, लेकिन मैंने जलाल और अव्वल खान की गुफ्तगू में मुखिल होना मुनासिब नहीं समझा। मुझसे नजरें चार होने पर अव्वल खान ने मेरा उसबाती इशारा देख लिया था। उसने जलाल का मशवरा कबूल कर लिया। मैं तमाशाई हूं, मगर यह तुम लोगों का एक बड़ा इम्तिहान है। अव्वल खान की रजामंदी पर जलाल कह रहा था, सोबराज बहुत बड़ा बुत है, इसे गिरा कर तुम एक नाकाबिले फरामोश कारनामा सर अंजाम दोगे। डैनी अब तक न जाने कितने नाकाबिले फरामोश कारनामे अंजाम दे चुका है, मगर नतीजा वही ठाक के 3 पात हैं। इसे कहीं कोई जाती तरजीह या फोकियत हासिल नहीं है। इसे अपनी हर लड़ाई एक आम आदमी की तरह लड़नी पड़ती है। तुम ठीक कहते हो, इस बार तो हम लोग भी अलग थलग हो गए हैं। वो लम्हा भर के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, दोबारा डैनी से बात करा दो। अव्वल खान खामोश हो गया। मैंने बोलना शुरू कर दिया, तुम्हें ये कर्नल दावर की बात कैसे याद आ गई? यार सीधी सी बात है। जलाल की बेतकल्लुफाना आवाज उभरी। निक ने तुम्हें कोबरा से मिलाकर एक तकोन बनाने की कोशिश की थी, जो सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से नाकाम होगी, क्योंकि तुम किसी नकाबपोश के साथ काम करने पर आमादा नहीं थे। इसका कोबरा का बहरूप खत्म हो चुका है। अब वो सोबराज है। तुम इसे मिलोगे तो हो सकता है कि उसे अपना भूला हुआ तकोन याद आ जाए और वो तुम्हें राम करने के लिए निक को भी बुला दे। उसने मेरी सोची हुई बात का आदा किया, मगर उसकी सोच बहुत वाज़ेह और मुदल्लल थी। मैंने कहा, ऊपर से कोई बात छेड़ी गई तो अव्वल खान इस बारे में ज़रूर बात करेगा। यह बताओ कि अगले 24 घंटों में सोबराज की पोजीशन क्या होगी? इसमें फौरी तौर पर कोई फ़र्क पड़ने के आसार नहीं है। सियासी ज़रूरियात ने इसे अहमियत दिलवाई हुई है। जब तक ये तवाज़ुन तब्दील नहीं होता, इस अमरात मिलती रहेगी। क्या आज का वाक़या इस सूरत हाल पर असरअंदाज नहीं होगा? मैंने हैरत से पूछा। वाक़या रुनमा हो चुका है, अब यह देखना होगा कि वो उसे क्या रंग देता है और उसकी कहानी किस हद तक काबिल कबूल होती है। इसके बाद इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। वो बहुत शातिर आदमी है, हो सकता है कि उस वाक़े से भी कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। मैं अपने तौर पर इसे हरासा कर सकता हूँ, लेकिन इसका इस वक्त तक कला कमा नहीं होगा जब तक इसके खिलाफ कानून का आईनी हाथ हरकत में नहीं आता। कानून ज़रूर हरकत में आएगा। जलाल की आवाज़ पुरएतमाद थी। कुदरत का मकाफाते अमल का अपना एक निज़ाम है। इसमें देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं होती। मैंने इन सब बातों को अपने जहन में रखते हुए कहा था कि सोबराज एक बड़ा बुत है, इसको गिराना बहुत बड़ा काम होगा। मेरे लिए बात को इससे आगे तक ले जाना मुमकिन नहीं था। इस वक्त जलाल के हाथ बंधे हुए थे। वो अपनी मजबूरियों का मोतरिफ था। इसे यह तवक्का रखनी बेसूद थी कि वो अपने ऊपर वालों के अहकाम को पसे पुश्त डालकर सोबराज के खात्मे के लिए मैदान में उतर आएगा। इस मरदूद के खात्मे के लिए जो कुछ करना था, हमें अपने तौर पर करना था। मेरे जहन में ये बात इब्तिदा से मौजूद हुई कि अगर हम इस पर कोई कार्यवार करने में कामयाब हो गए तो वो खुद हर तरफ बेनकाब होता चला जाएगा। ऐसी कोई सूरत हाल रूनुमा हो जाती तो कानून के सारे मुहाफिज भी इसके सामने सफारा होने पर मजबूर हो जाते। बस तुम मेरे लिए दुआ करते रहो। अगर मुझे कर्नल दावर के रूप में उससे मुलाकात करने का मौका मिल गया तो उसी लम्हे से सोबराज की फैलाई हुई बसात तेजी से सिमटनी शुरू हो जाएगी। वो मेरे सामने ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकेगा। क्या इस बारे में तुमने कोई मंसूबा सोचा हुआ है? जलाल की आवाज में तजस्सुस से उमड़ आया। जहन में एक मुबहम सा खाका है। कुछ दिमाग सोजी के बाद उसके खदोखाल भी बन जाएंगे। तो मुझे टालने की कोशिश तो नहीं कर रहे? उसने बेसाख्ता सवाल किया। ला हौला वला कुव्वत, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। इतने अरसे की रफाकत में तुम्हें इतना तो समझ लेना चाहिए कि मैं किस रुख पर सोचने का आदी हूँ। फोन पर जलाल के हंसने की आवाज आई, फिर बोला, कोई पुर्जा मशीन से अलग हो जाए तो उसकी आफादियत खत्म हो जाती है। मेरे मौजूदा फ़राइज़ मनसबी अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं खुद को तुम्हारी मशीन से निकला हुआ पुर्जा तसव्वुर कर रहा हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी मशीन को यूं ही रवा रखे। यह तुम्हारी गलत फहमी है। मुझे इस वक्त भी ये एहसास तकवीयत दे रहा है कि तुम और तुम्हारी हमदर्दियाँ हमारे साथ हैं। हम पर इस मुहिम जोई में कोई बुरा वक्त आया तो तुम ही सबसे पहले हमारी मदद करने के लिए आगे आओगे। वो सोबराज को मिली हुई बेमुहार आज़ादी से दिल बर्दाश्ता था, लेकिन इस आज़ादी को सल्ब करना उसके बस से बाहर था। वो मुल्क के सियासी निज़ाम की कमज़ोरी या खामी थी कि इक़्तिदार के मजबूरियों के एवज़ सोबराज की काबिल नफ़रत हरकतों और सरगर्मियों को पसे पुश्त डाल दिया गया था। इस मौजू पर देर तक जलाल से मेरी बात होती रही, फिर गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म हो गया। ये बात तशवीश का बाइस है कि सोबराज की शिकायत को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। मेरे फारिग हो जाने पर अव्वल खान ने गहरा सांस लेकर कहा,
इस बारे में तुमको फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? वीरा ने पूछा। इस गाड़ी का पता चलेगा ना आदमी का सुराग मिल सकेगा। तुम साफ इनकार कर देना कि तुम्हारे किसी आदमी ने राजमहल का रुख नहीं किया। इस बात की तौसीक तुम्हारा अमला भी करेगा।